वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार। आज से आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने का कोशिश करूँगा। यह एक तरह का क्रैश कोर्स होगा। ये हमारे द्वारा लिखा हुआ एक हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें मैंने एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रिवीजन के लिए कुछ नोट्स तैयार किया था, उसके मदद से आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ये जो नोट्स है वो एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले रिवीजन के लिए उपयोगी है। ऐसे इसके लिए तो आप बीपीएससी के लिए स्पेक्ट्रम का बुक जो राजीव अहीर के द्वारा लिखा हुआ है, वो आप प्रेफ़र करेंगे। और अगर वो पढ़ लिए हैं आप, तो ये वाला नोट्स है वो आपको काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज से कोशिश करता हूँ टॉपिक वाइज़ आपको कवर कराने का। मैं कोशिश करूँगा 1857 जो 1857 का विद्रोह है, उसके बाद से आपको जो सारे टॉपिक हैं उसको डेट वाइज़ मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप जानते हैं कि 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को हमारा बीपीएससी का पीटी का डेट आ चुका है, तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो जो लोग इस बार ये अपेयर हो रहे हैं बीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम में, वो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं 1857 के विद्रोह से। हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। 1857 का विद्रोह के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह था। ये क्या था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसको हम सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह भी बोलते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी विद्रोह हुआ ही नहीं इंडिया में। विद्रोह बहुत सारे हुए थे, लेकिन ये इस इंटेंसिटी का था, इस तीव्रता का था कि इसमें बहुत सारे लोग बल्क में, क्राउड में, गाँव तक ही इसका प्रसार हुआ। तो इसके लिए इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। इसके क्या कारण थे? कारण, कुछ भी काम होता है तो उसके पीछे का कुछ कारण होता है, तो कारण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कारण आपको कहाँ पूछे जाएंगे? वो आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, और मेंस पेपर में भी आपको कॉज पूछे जा सकते हैं, तो इसको तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कुछ कारण हमने लिखे हैं, 6 कारण लिखे हैं। पहला कारण है वो है आर्थिक कारण। ये सारे नोट्स हैं वो जब मैं स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ रहा था राजीव अहीर जी का, तो उसमें से ये छोटे-छोटे नोट्स के फॉर्म में मैंने इसमें लिखा है। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं, अगर आप सोर्स पूछेंगे कि ये आप जानकारी कहाँ से लाए हैं, तो इसका सोर्स है वो है राजीव अहीर के द्वारा स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का बुक, ठीक है? तो भारतीय वस्तुओं जो भारत में वस्तु बनते थे, वो उस पे ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए उसी के समय। आर्थिक कारण ये था कि उसमें जो भारत में जो प्रोडक्शन होता था जिस चीज़ का, जूट का या फिर कपास के रिलेटेड जितने भी सूती वस्त्र, ये सारे जितने भी होते थे, इस पे काफ़ी टैक्स लगा दिए गए। कपास और सिल्क का निर्यात लगभग बंद करा दिया गया और इसका निर्माण भी बंद हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका एक्सपोर्ट बंद हो गया और मार्केट में माँग कम हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी मज़दूर थे, कारीगर थे, वो बेरोज़गार हो गए। तो वो बेरोज़गार लोग क्या किए, उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। तो वही असंतोष कारण बना विद्रोह का। ये है आर्थिक कारण। बाहरी वस्तुओं जो ईस्ट इंडिया के द्वारा बाहर से लाए गए जो प्रोडक्ट्स थे, उस पे प्रोत्साहन दिया जाता था। जो आज के समय में हम लोग बोलते हैं कि सरकार हमको सब्सिडीज देती है, उस समय जो बाहर से वस्तुएँ आती थी, उसको सब्सिडी दिया जाता था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ पे सब्सिडी दिया जाएगा तो वो सस्ता होगा। अब मार्केट का रूल है कि कोई भी आदमी चाहेगा कि सस्ता प्रोडक्ट हम जल्दी खरीदें, है ना? क्योंकि उस टाइम गरीबी भी तो काफ़ी ज़्यादा था, अवेयरनेस भी बहुत कम था। ग्रामीण कुटीर उद्योग उस समय बंद हो गए। जो गाँव में कारीगर थे, सिल्क में जो काम करने वाले कारीगर थे, और जो आपके कपास में, जूट में, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चीज़ बनते थे, उसका माँग कम हो गया, सूती वस्त्र का माँग कम हो गया, तो उससे रिलेटेड कल कारखाने और मज़दूर सारे बेरोज़गार हो गए। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण ये था कि प्रभावी नियंत्रण हो गया। मतलब सबको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उनके हिसाब से सब कुछ चलना स्टार्ट हो गया। कंपनी रूल आने लग गया। आपका कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना कारीगर करेंगे, तो सभी तरह से उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो नियंत्रण हर एक चीज़ों पे सरकार का ना ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। सहायक संधि, आप जानते हैं कि विलेजली का सहायक संधि आया, ये भी एक कारण बना। उसके बाद व्यापकता का जो सिद्धांत था डलहौजी का, है ना? तो डलहौजी का सिद्धांत आया कि जहाँ जिसके उत्तराधिकारी नहीं होंगे उन पे हमारा शासन हो जाएगा। और सहायक संधि क्या था कि आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे से कोऑपरेशन करिए, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगल-बगल के जो राज्य थे, अगल-बगल के जो शासक थे, उनको तंग किया करते थे, तो बोले नहीं, आप मेरा सैनिक रखिए हमारे यहाँ,
आपका सैनिक रहेगा और आपका सुरक्षा प्रदान करेगा, उसके बदले में हमको आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना? तो वो था क्या? सहायक संधि। आप जानते हैं सहायक संधि क्या होता है? व्यापक की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, ये आप जानते हैं डलहौजी के द्वारा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला राज्य कौन-सा इसके द्वारा लिया गया था, तो आपको बुक से ध्यान कर रख लेना है। झांसी, उदयपुर, संबलपुर और नागपुर को ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद प्रशासनिक कारण क्या हो सकता है? प्रशासनिक कारण था कि जो पुलिस में भ्रष्टाचार है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना? किसी कारणवश अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो बिना पैसे का छोड़ता नहीं था। आज जो हम भ्रष्टाचार देखते हैं इंडिया में, भारत में, वो कंपनी का ही देन है। उस टाइम के ईस्ट इंडिया कंपनी का ही देन है, जो 1857 से पहले जो भ्रष्टाचार चला वो अभी तक 2022 तक चलता ही आ रहा है और ये पता नहीं कब रुकेगा। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? सामाजिक और धार्मिक कारण थे कि गोरे लोग थे, जो व्हाइट लोग थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, सुपीरियर समझते थे और जो काले लोग थे उनको हीन भावना से देखते थे कि ये लोग गंदगी है और इन लोगों को अपने बराबर में नहीं बिठाते थे, है ना? बहुत भेदभाव हुआ जाता था। तो ये भी एक कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण। योग्यता क्या था उस टाइम? एजुकेशन के हिसाब से नहीं था। आदमी कितना उसको ज्ञान प्राप्त है, लिटरेट कितना है, उस पे योग्यता नहीं था, धर्म के आधार पे योग्यता हो गया था। तो धर्म के आधार पे जहाँ भी होगा तो भेदभाव होगा ही। तो वो कुछ न कुछ लोगों को, ऊपरी लोगों को तो नहीं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो काले जो लोग थे, उनको मन में कहीं न कहीं द्वेष उत्पन्न होगा, तो वो असंतोष एक गुस्सा के रूप में बाहर निकलेगा। तो वही उसी का एक परिणाम था क्या? हमारा 1857 का विद्रोह। उसके बाद है बाहरी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा भारत पे उस समय। तो उस समय आप जानते हैं कि 1838 से 42 में पहला अफगान युद्ध हुआ था अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद पंजाब युद्ध हुआ था 1845 से 49 के बीच में। उसके बाद क्रीमिया युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, क्या ही मतलब है, लेकिन पंजाब युद्ध, क्रीमिया युद्ध और अफगान युद्ध, ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, बाहरी घटनाएं। तो ये उसमें अहम रोल निभाया उसमें। सिपाहियों के बीच में असंतोष था। क्यों? क्योंकि उनको वेतन था बहुत कम दिया जाता था। कितना? 7 रुपये पर मंथ 7 रुपीज पर मंथ ओनली। उसके बाद विदेशों में काम के लिए भेजा जाता था, है ना? लेकिन आप जानते हैं कि आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो जो हिंदू धर्म में जो 7 समुद्र पार या 5 समुद्र पार करना सही नहीं समझा जाता था, तो उनमें एक तरह से असंतोष उत्पन्न हो रहा था इसी बात को लेकर के। धर्म चिन्ह पहनने पर प्रतिबंध था। आप किसी तरह का पगड़ी नहीं पहन सकते, कोई आप धर्म चिन्ह से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जिससे आपका धर्म का बोध हो, है ना? उसके बाद अफवाह फैल गया था। कुछ अफवाह था कि जो राइफ़ल है उसमें जो इनफील्ड राइफ़ल था, उसमें जो गोली आते थे उसमें सूअर और गाय का चर्बी मिला होता था। सूअर से जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनको घिरना था और हिंदू धर्म में ये बात का असंतोष था कि जो गाय के चर्बी का यूज़ किया गया तो उसको मैं मुँह से कैसे काट कर उसको लोड करूँ। तो उसको लोड करने के लिए क्या किया जाता था कि उसको मुँह से काट करके हटाया जाता था, वो कवरिंग को, और उसके बाद उसको लोड किया जाता था। तो इस बात के लिए कुछ अफवाहें थी और इसके लिए लोगों के बीच में असंतोष था। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह। भारतीय सेना में 3 विद्रोह या 4 विद्रोह हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बंगाल में 1764 में हुआ था। बेंगलोर में बेलौर लिखा है 1806 में हुआ था। बैरकपुर में 1825 में हुआ था और अफगान युद्ध 38 से 42 में। तो ये सारे विद्रोह पहले भी हो चुके थे। अफवाह क्या था कि 1757 से आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पे युद्ध लड़ा। उसके बाद से एक तरह से बोलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1857 के प्लासी के युद्ध के बाद से। तो ऐसा अफवाह उड़ा उस समय कि 100 सालों के बाद आज़ादी मिल जाएगा। 1857 में 100 साल पूरा हो रहे थे। 1757 से 1857 में 100 साल पूरे हो रहे थे, तो उसमें लोगों के बीच में ये अफवाह किसी तरह फैल गया कि 100 साल पूरा होते ही अंग्रेज लोग वापस चले जाएँगे। तो इसीलिए ये भी एक मेन कारण बना सिपाहियों के बीच में असंतोष होने का। उसके बाद विद्रोह का परिणाम कब हुआ? विद्रोह का परिणाम सबसे पहले क्यों हुआ? कारण सबसे जो मेन कारण था, जो तत्कालिक कारण बोलते हैं, वो है सूअर का चर्बी या गाय का चर्बी से जो इनफील्ड राइफल थे उसके गोली था, उसपे चर्बी से बना होता था, लगा होता था कवरिंग एक तरह का। तो इसमें पहला विद्रोह हुआ मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे। जो बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में ये छावनी है। यहाँ से मंगल पांडे बोले कि हम इसको मुँह नहीं लगा सकते क्योंकि ये पांडे जी हैं। पांडे जी गाय के चर्बी को कैसे मुँह लगा सकते हैं? तो यहाँ से असंतोष तो उत्पन्न होगा ही।
तो इन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं इस बंदूक का प्रयोग नहीं करूँगा या फिर इस तरह के राइफ़ल या गोली का प्रयोग नहीं करूँगा। तो इसको लेकर के उन पे मुकदमा चला। 29 मार्च 1857 में इसमें प्रयोग से इन्होंने मना कर दिया और उत्पात मचाया। उत्पात क्या मचाया ये लोग कि जब सवेरे का परेड हो रहा था तो उस समय बंदूक तो ऑब्वियस है, सिपाही हैं तो सभी समय इनके पास रहता था, तो ये अधिकारी थे जो अंग्रेज के, उन पे गोली चला दी। उसमें कुछ अंग्रेज थे वो घायल भी हो गए। तो उसी समय उनको पकड़ लिया गया और कुछ लोग उसमें घायल हुए, कितना हुए वो आपको बुक में डिटेल में पढ़ना है। और उसी समय उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 8 तारीख को 29 मार्च को इन्होंने उत्पात मचाया या फिर मुकर गए बैरकपुर में यूज करने से। और सिर्फ 8 मार्च को, बस कितने दिन के गैप है, 2 दिन इधर और 8 दिन, मतलब 10वें दिन 10th डे इनको फांसी दे दिया गया। कहाँ? बैरकपुर में ही। तो बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखना है। 10 साल की सजा हुआ। दोबारा जब विद्रोह हुआ 6 मई को उसी बैरकपुर में दोबारा विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो उसमें जो जो विद्रोह किए उनको सारों को 10 साल का सजा हुआ, जो जो सिपाही इस विद्रोह में शामिल थे। अंततः 10 मई 1857 को विद्रोह का घोषणा हो गया। अब ये 10 मई का जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये डेट तो कंठस्थ ही हो चुका होगा। तो 10 मई 1857 को विद्रोह एकदम प्रत्यक्ष से सामने आ गया। कहाँ प्रत्यक्ष हुआ? ये हुआ मेरठ में, यूपी के मेरठ में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जेल खानों को तोड़ दिया गया और अंग्रेजों जो वहाँ पे अंग्रेज थे उनको मारा गया। बैरकपुर का जो जेल जो मेरठ का जेल था उसको तोड़ दिया गया और जितने भी सिपाही 400 के आसपास में सिपाही थे वो सारे लोग बाहर निकल आए और अंग्रेजों को वहाँ पे जितने भी अधिकारी और पुलिस थे उसको मारा। वो पैदल 10 तारीख से मेरठ से पहुँच गए दिल्ली, उनको आने में 2 दिन का समय लग गया। और वो 12 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचे तोड़ फोड़ और उत्पात मचाते हुए सारे सैनिक, तो कर्नल रिप्ले नाम का एक सैनिक था या अधिकारी था, वो उनको रोकने का कोशिश करता है और उसी कोशिश में वो मारा जाता है। तो कर्नल रिप्ले कब मरता है? जब मेरठ से सेनाएं दिल्ली में प्रवेश करती है उस समय। और जब दिल्ली में जब जो आंदोलन है उसको दबाया जाता है तो उस समय जॉन निकोलसन एक अधिकारी था, वो उसका डेथ होता है। तो आपको 2 अधिकारी का डेथ हुआ है दिल्ली में, वो आपको याद रखना है। कर्नल रिप्ले को 12 मई को जब दिल्ली में सेना आती है तब हत्या होता है और जब दिल्ली से बाहर जब मुक्त करा लिया जाता है दिल्ली को विद्रोहियों से, तो 20 सितंबर के दिन जॉन निकोलसन का मृत्यु होता है। और एक और जो राजनीतिक एजेंट होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट साइमन फेजर, इसकी भी हत्या उसी समय हो जाती है। स्थानीय लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और दिल्ली पे पूर्णतः अधिकार कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफर को शासक बना दिया जाता है क्योंकि उस समय तक जो मुगल थे उन्हीं को राजा समझा जाता था, क्योंकि लोगों के बीच में सैनिक सारे थे तो उनको एक लीडरशिप चाहिए होता था। लीडरशिप चाहे कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा, तो वो सभी के मन में एक ही ख्याल आया कि अभी तो हमारे राजा जिंदा हैं, तो राजा है कौन? बहादुर शाह जफर। एक्चुअली उनका शासन सिर्फ दिल्ली भर में ही था, वो भी पुरानी दिल्ली भर में, है ना। तो नाम मात्र के राजा होंगे क्योंकि उनका एज 80 के आसपास में है, तो वो क्या ही प्रशासन निभा पाएंगे, क्या ही लीडरशिप दे पाएंगे। तो फिर भी बहादुर शाह को शासक घोषित कर दिया है कि आज से ये हमारे शासक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है। ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा बुक लिखने के बराबर हो जाएगा, तो उतना हम डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं, बस बेसिक्स के साथ देखते जाते हैं कि क्या क्या थे। एक तरह का हम इसको क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रैश कोर्स बोल सकते हैं। प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो सबसे जो नेतृत्व किया वो कौन किया? बहादुर शाह जफर। यह औपचारिक इनका नेतृत्व था क्योंकि ये इतने बुजुर्ग हो गए थे, वो कहीं जा आ नहीं सकते थे, क्या ही लीडरशिप वो दे पाते, है ना। बढ़िया से वो बात भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए थे। बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ, बरेली में जो सैन्य का विद्रोह हुआ था उसमें अगुआ थे जनरल वक्त खां। इनको वहाँ के बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे, नेता थे। ये क्या करते थे कि एक कमेटी चलाते थे जिसमें 6 सेनाएं और 4 नागरिक, ये ऐसे 4 दल, 6-4-10 लोगों का दल था जिसको न्याय सम्राट बोलते थे। जिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सरकार से या फिर किसी भी पब्लिक से, तो ये उसका फैसला सुनाया करते थे
तो इस तरह का काम किया करते थे जनरल बख्त खां। तो वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था कानपुर का। कानपुर में जो कानपुर के अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव के पुत्र कौन थे? नाना साहब। नाना साहब को सबको यही इच्छा था कि नाना साहब हैं वो लीड करें इस पूरे विद्रोह को, लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि खुद को पेशवा घोषित कर लिया कि अब मैं पेशवा हूँ, और बोले कि हम लीड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि लीड तो बहादुर शाह जफर को कराने के लिए बोला गया है, शासक वही है हमारे, तो हम सम्राट के गवर्नर के मान्यता वो खुद को दिए, सम्राट आकर के नहीं दिए, ये खुद को अपने आप को क्या कहे कि हम सम्राट के गवर्नर हैं, इसका खुद का मान्यता वो खुद ने दिया। ठीक है, तो नाना साहब ने काफी बढ़िया प्रतिनिधित्व यहाँ पे निभाया और लीडरशिप दिया। उसके बाद 27 जून 1857 को सर हु व्हीलर करके एक यहाँ पे अधिकारी आएगा जो कानपुर में इनका आत्मसमर्पण करवाता है। इनका विशेष कहानियां पढ़िया कि नाना साहब को उनके दोस्त, उनके साथी ही इनको फंसा दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पे, एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से शहर में या कौन से क्षेत्र में किसने पूरे विद्रोह को समाप्त किया, तो उस अधिकारी का नाम पूछा जाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना कि व्हीलर ने कानपुर में किया था, बाकी और सभी जगह, बरेली हो, झांसी हो, या फिर जहाँ भी जगह हो, उन सारी जगह का, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ में कौन सा किया, दिल्ली में कौन किया, उसके बाद आपको आरा में कौन किया, तो ये सारे का आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद है लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया। बेगम हजरत महल यहाँ जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो 4 जून 1857 को हुआ, लीड से हुआ स्टार्ट यहाँ। इनके पुत्र बजरिस कादिर नाम था। तो ये अभी मैच्योर नहीं था, जो भी इसका उम्र रहा होगा ये मैच्योर नहीं था, तो बजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित करा दिया गया और यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई, समानांतर सरकार चलाया गया। ठीक, और यहाँ हेनरी लॉरेंस एक सेना अधिकारी था जो यहाँ पे विद्रोह को दबाने आया था, लेकिन वो दबा तो नहीं पाया, लेकिन उसके चक्कर में उसने अपना प्राण त्याग दिया, मतलब इसकी हत्या हुई यहाँ पे हेनरी लॉरेंस की। कॉम्पेल गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 को यहाँ पे अधिकार कर लिया गया, मतलब यहाँ का विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन बेगम हजरत महल यहाँ पकड़ाई नहीं, ये इनसे संधि करने का कोशिश किया गया, लेकिन ये बोले कि हम किसी भी कीमत पे आपसे संधि नहीं करेंगे, और वो भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कैंपेल गोरखा रेजिमेंट का जो शासक था उसने इसको क्या किया था, दबाया था। उसके बाद है रोहिलखंड का जो शासक है खान बहादुर, इसने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया और पैरेलल गवर्नमेंट चलाया यहाँ पे रोहिलखंड में, और 40,000 सैनिकों के साथ लंबे समय तक विद्रोह, बहुत बाद तक, मतलब 1858 के लास्ट तक, ये बाद तक ही ये लड़ता रहा। उसके बाद है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया फैजाबाद में। फिर है झांसी, काफी इंपॉर्टेंट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे लीड प्रदान किया। उसके बाद कानपुर के पतनोपरांत, जब कानपुर में अधिकार कर लिया गया, नाना साहब को अरेस्ट कर लिया गया, नाना साहब के सहायक तात्या टोपे के साथ विद्रोह स्टार्ट किए। नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, तो अब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसका है, तो रानी लक्ष्मीबाई का नारा है। इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव। क्या नाम था, गंगाधर राव। तो यही आप यहाँ पे एक पॉइंट मैंने छूट गया है कि इस विद्रोह को किसने दबाया यहाँ झांसी में, तो ये आपको खुद से देखना है। उसके बाद है आम लोग। ऐसा नहीं था कि जो लीडर्स थे वो शासक ही थे या फिर कोई शासक के वंश के कोई थे, आम लोग भी इस विद्रोह में भाग लिए। तो आम लोग में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम ले रहा हूँ कि जो शाहमल थे वो बागपत उत्तर प्रदेश के थे। इन्होंने क्या किया कि 84 गांव के मुखिया थे, उन सारे लोगों को संगठित किया और जुलाई 1857 में अंग्रेज डनलप द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। शरीर के टुकड़े कर करके सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया, मतलब शरीर को काट दिया गया और बीच चौराहे पे इसको लटका दिया गया। तो इनको किसने मारा या फिर किसने हत्या किया, तो डनलप ने किया था जुलाई 1857 में। और ये प्रॉपर डेट तो आएगा नहीं, लेकिन 21 जुलाई 1857 को ये पब्लिकली इनको हैंग कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं दमन का, और इसमें अगर आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिहार के हैं, तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह का क्या क्या हुआ, पटना से स्टार्ट हुआ और कौन से 38वें रेजिमेंट कब गई आरा, और जगदीशपुर के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, उनके भाई अमर सिंह के बारे में,
तो इन सारों के हरकिशन सिंह के बारे में सारे लोगों के बारे में आपको स्पेशली अलग से पढ़ना पड़ेगा। और या फिर मैं बिहार से रिलेटेड जब वीडियो बनाता हूँ या बनाऊंगा, इसी तरह का नोट्स मेरा बना रखा है मैंने, तो उसमें मैं बताऊंगा विशेष कि कब डेट में कहाँ विद्रोह हुआ और कौन कौन उसके प्रमुख शासक थे। ठीक है, फिर इसके दमन की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया और इनकी रंगून में ही मृत्यु हुई और इनका रंगून में ही कब्र है। ठीक है, और इनके बेटों को भी हत्या कर दिया गया, उनके जो बेटे थे उनकी भी हत्या कर दी गई। सिख और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में मिला लिया गया। क्या हुआ कि सिख लोग इसमें पार्ट नहीं दिए, मतलब 1857 के विद्रोह में सिख लोग और मद्रासी जो सैनिक थे ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। तो बहुत सारे लोग थे इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कौन कौन नहीं किए थे ये भी आपको पढ़ना है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन नहीं किए। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। 20 सितंबर 1857, डेट इंपॉर्टेंट। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे कब्जा, जॉन निकोलसन की मृत्यु। इसी दिन जॉन निकोलसन की भी मृत्यु होती है। असफलता का कारण क्या रहा? कारण, बहुत बड़ा कारण तो ये था कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। ओनली फ्यू, कुछ ही लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जो मेन मेजर लोग जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो पटियाला के शासक, सिंध और सिख के सरदार, कोई भी सरदार, सिख सरदार कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। पटियाला के जो शासक थे उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कश्मीर के महाराजा जो थे वो ना ही पार्टिसिपेट किए, उलट ऊपर से सहायता भी दिया गया है, सैनिक सहायता और वित्तीय सहायता, और हर एक तरह से विद्रोह को दबाने का कोशिश किया गया। ग्वालियर के सिंधिया ये लोग नहीं दिए, इंदौर के होलकर भी इनमें साथ नहीं दिया। तो एक बार को ये भी बोला गया कि अगर ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर का होलकर इस 1857 में भाग ले लिए होते तो 1857 का रूपरेखा ही बदल गया होता। तो मेजर लोगों ने इसमें पार्ट नहीं लिया। अफवाह ये था कि सिख लोग भाग इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनमें एक अफवाह फैला दिया गया कि अगर इस 1857 में विद्रोह का सक्सेसफुल हो जाता है तो सिखों को भारत से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह का कुछ अफवाह फैला दिया गया था, तो इसी कारण उन लोगों ने पार्ट नहीं लिया। बाकी इंदौर का होलकर और सिंधिया अपनी इच्छा के अनुसार ही नहीं लिए थे। क्षेत्रफल टोटल 1/4 जितना भी क्षेत्रफल था इंडिया का, उसमें 1/4 में ही ये जो विद्रोह था वो फैल पाया था या फिर पार्टिसिपेट ले पाए थे उसमें से। और जनसंख्या का 1/10 भाग ही इसमें पार्टिसिपेट ले पाया था, मतलब 10% लोग ही इसमें पार्टिसिपेट लिए। और नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी थी। अब जैसे बताया कि बहादुर शाह जफर जिनका एज 80 के आसपास में था, तो वो क्या ही पार्टिसिपेट कर पाते थे, वो तो अच्छा से बोल भी नहीं पा रहे थे और चलना फिरना तो दूर। तो इसके कारण पार्टी जो लीडरशिप की बहुत बड़ा कमी थी। इसलिए क्या हुआ कि आज कहीं जो विद्रोह है वो 10 तारीख को 12 तारीख को स्टार्ट हुआ, कहीं 2 महीने बाद, कहीं 4 महीने बाद, कहीं 6 महीने बाद। तो ये विद्रोह आज सब लोग अपने हिसाब से इसको नेतृत्व किए। कोई इनका जनमत नहीं था कि कोई इनका कोई प्लानिंग नहीं था कि कब कहाँ विद्रोह करना, तो अपनी इच्छा से चलाए। तो एक एक करके सभी जगह अंग्रेज लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसके विद्रोह को दबा दिया गया, है ना। अगर यहाँ पे सही से लीडरशिप मिल गया होता तो इसको दबाना कठिन होता, है ना, कोई प्लानिंग के साथ अगर काम हो गया होता। फिर निश्चित समय के लिए प्रतीक्षा ना करना। 31 तारीख का डेट फिक्स किया गया था, लेकिन 12 तारीख को ही या फिर बोले 10 तारीख को ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो अगर इस डेट में हो गया होता तो कुछ प्लानिंग हो पाता, लेकिन जो मेरठ में विद्रोह हुआ वो वेट नहीं किए कि हमको 12 तारीख का वेट करना, सॉरी 31 तारीख का वेट करना है। उन्होंने 10 तारीख को ही विद्रोह कर दिया। निश्चित समय था क्या? 31 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया था कि 31 मई को हम विद्रोह स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा वेट न करने के कारण सब कुछ पहले पहले हो गया और कोई भी प्री प्लान नहीं था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, बस एक भीड़ के साथ लोग बहे जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देशी राजाओं का देशद्रोह किया। देशी राजाओं ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। इन्होंने जैसे पटियाला के जो शासक थे, है ना, नाभा के जो शासक थे, जिंद के जो शासक थे, अफगानिस्तान और नेपाल के जो सेना थी वो आर्थिक मदद दिया। नेपाल से सेनाएं आई थी और अफगानिस्तान से भी सेनाएं आई थी, जो सेना भी मदद मिला, सैनिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी मदद दिया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने ही देश में देशद्रोह का काम किया इन लोगों ने। सांप्रदायिकता के हिसाब से भी इसमें खेल खेला गया। सांप्रदायिकता का जो कार्ड खेलने में जो हमारे अंग्रेज लोग थे वो काफ़ी
तेज थे, तो इन्होंने क्या बोला कि मराठों और सिखों को और गोरखों को खिलाफ कर दिया, हिंदू के खिलाफ ये लोग कर दिए कि अगर तुम लोग अगर इसमें पार्ट लोगे तो तुमको बाद में मार दिया जाएगा। सिखों लोगों को बोला कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। गोरखा लोग जो कहाँ थे, गोरखा रेजिमेंट कहाँ के थे, ये थे नेपाल के, तो इनको भी भड़का दिया गया। मराठा लोगों को भी भड़का दिया गया इसी तरह, या फिर कोई प्रलोभन दिया गया, अपने तरफ मिला लिया गया किसी तरह। उसके बाद लड़ाई में जीत मिलते ही सिखों को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा अफवाह फैला दिया गया था। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा कुछ हुआ, उसका कुछ आउटपुट निकला होगा। आउटपुट ये निकला कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब बोले कि अब भारतीय सैनिकों पे हमको विश्वास नहीं है, ये लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यूरोप से और सैनिक का भर्ती करेंगे, समझ गए। उसके बाद बंगाल में जो सैनिक थे उसपे 2 पर 1 यूरोपीय रहेगा, मतलब अगर 2 लोकल पुलिस है तो उसपे 1 जो पुलिस होगा वो यूरोपियन रहेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और बम्बई और मद्रास में 5 पे 2 रहेंगे। मुंबई और मद्रास क्योंकि कम लेसर एक्टिव रीजन था, बंगाल काफी एक्टिव रीजन था क्योंकि यहाँ विद्रोह हमेशा हुआ करते थे, और इस बार भी बैरकपुर में ही विद्रोह हुआ। तो ऐसा देखते हुए यहाँ पे जो यूरोपीय सैनिकों की संख्या थी वो बढ़ा दी गई, और मद्रास में भी बढ़ा दिया गया, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया जिस अनुपात में बंगाल में बढ़ाया गया। और तोपखानों को सिर्फ यूरोपियों के हाथों में दे दिया कि तोपखाना का जो मालिक होगा, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन होगा, ठीक है। जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बना दिए गए। जैसे क्या हो गया, आपको वेस्ट बंगाल के नाम से बंगाल रेजिमेंट हो गया, फिर बिहार रेजिमेंट हो गया, फिर क्या हो गया, बिहार रेजिमेंट तो शायद नहीं होगा उसमें। इस कहने का मतलब जाति के आधार पे, जैसे ब्राह्मण के नाम पे हो गया, क्षत्रिय के नाम पे हो गया, तो इस तरह से रेजिमेंट अलग अलग बना दिया गया। यादव के नाम पे हो गया होगा, तो इस तरह से रेजिमेंट बना दिया गया। फूट डालो और शासन करो की नीति मोटा मोटी ये कहें तो ये अपना लिया गया कि फूट डालना है इन लोगों में और शासन करना है। क्या था, श्वेत विद्रोह में क्या हुआ कि यूरोपीय सैनिकों द्वारा सेना में विलय, यूरोपीय सेनाओं द्वारा सेना विलय योजना आया 1861 ईस्वी में। तो ये एक योजना लाया गया था कि जितने भी, आप जानते हैं कि 1857 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, डायरेक्टली जो हम लोग आ गया इंडिया, वो आ गया ब्रिटेन के किसके अंदर, क्राउन के अंदर। तो क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1857, है ना। तो क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी क्या रखे हुई थी, सैनिक को रखे हुए थे, उसका विलय कर दिया गया, सबको मिला दिया गया। तो इसमें जो व्हाइट लोग थे, मतलब अंग्रेज लोग थे, उन लोगों में विद्रोह उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। तो ये किंग कमीशन नहीं बन सकते, मतलब कोई भी बढ़िया अधिकारी पोस्ट पे जो इंडियंस हैं, वो भले कितना भी सीनियरिटी हो जाए या फिर वो कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, किंग कमिश्नर नहीं बन सकते। तो ये सारे आउटपुट निकले किसके, ये सारे आउटपुट निकले 1857 के विद्रोह के। अब आपको 1857 का विद्रोह इसमें कंफर्म हो गया होगा। अगर इसमें कुछ छूट रहा है तो आपको बुक से पढ़ना ही पड़ना है। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो आपके क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा। बाकी मैंने बताया कि कुछ इसका टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे कहाँ किस तारीख को दबाया गया। अगर आप यूपी के लिए दे रहे हैं तो यूपी में कानपुर में कब दबाया गया, जहाँ से, और आपको बरेली में कब दबाया गया, वो सारे को आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन दबाया, वो भी दमन कौन किया, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो डेट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जब हम बिहार के सापेक्ष में देखेंगे तो हमने बिहार के लिए अलग से बना रखा है, तो उसका भी वीडियो मैं अलग से ही बनाऊंगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1857 में यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं ये नहीं कर रहा कि इससे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन या 8 दिन पहले एक रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को ले सकते हैं, या फिर उससे नीचे का कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, तो उसमें ये मोर देन इनफ है। इतना से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इससे कम ही पूछा जाता है। उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि कहाँ से हुआ, मेरठ में हुआ, बैरकपुर में हुआ, या फिर कौन सा क्षेत्र में कौन उसका लीडरशिप दिया, बस यही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो 1857 के विद्रोह को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले बार। अगला बार जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।